हिमालय की गंगा में आपका स्वागत है। इस अंक में हम आपको देवप्रयाग से व्यास घाट तक की गंगा नदी की यात्रा के बारे में जानकारी देंगे। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद गंगा नदी का उदय होता है। देवप्रयाग एक छोटा सी धार्मिक कस्बा है। समुद्र तल से 830 मीटर यानी कि 2723 फीट ऊपर देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का जो मिलन है वो बिल्कुल 90 अंश पर होता है। और उसके बाद जो संगम है वो बड़ा अभूतपूर्व दिखाई देता है। और यहाँ से फिर गंगा नदी बनकर आगे की ओर प्रस्थान करती है। गंगा की जो पूरी यात्रा है फिर आधिकारिक तौर पर देवप्रयाग में उद्गम के बाद या बनने के बाद वो बंगाल की खाड़ी में जाती है, जिसका एक हिस्सा भारत में और दूसरा हिस्सा बांग्लादेश में है। देवप्रयाग से व्यास घाट तक गंगा की यात्रा जो है उसमें बहुत उतार चढ़ाव हैं। बड़े सर्पाकार किस्म की टर्न या कर्व पूरी नदी लेती है। और अगर देवप्रयाग जो मुख्य हाईवे है वहां से उसको देखें तो बहुत उसको जैसे जैसे वो ऋषिकेश की तरफ गंगा जाती है तो बिल्कुल उसकी जो ऊंचाई है वो बहुत ज्यादा ऊपर से दिखाई देती है और नीचे जाते जाते पता चलता है कि गंगा अब पहाड़ों से मैदान की तरफ जा रही है। देवप्रयाग टिहरी रियासत का एक छोटा सी कस्बा होता था। रघुनाथ जी का मंदिर बिल्कुल संगम के तट पर बसा हुआ है। और यहाँ से गंगा जो है अब सीधी एक दोनों नदियों का पानी जो है वो एक साथ मिलकर के आगे बढ़ता है। अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर हम हैं इस समय। और ये देख सकते हैं इधर से ये अलकनंदा है जो तेज गति से एक बड़ा बहाव उस पर दिखाई दे रहा है। और जो इस तरफ है उछलती कूदती है भागीरथी। और दोनों का जो मिलन हो करके देवप्रयाग के संगम पर है, यहाँ से ये अलकनंदा और भागीरथी एक दूसरे में समा करके आप देख रहे हैं कैसे वो मिल रहे हैं। और फिर गंगा बन के अब ऋषिकेश की ओर तो देवप्रयाग से पहाड़ी क्षेत्र से होते हुए गंगा बड़ी खूबसूरत अदाओं के साथ ऋषिकेश पे पहुंचती है। लेकिन गंगा बनने की कहानी बहुत पीछे से हम देख रहे हैं। गोमुख से भगीरथी और सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा अनेक नदियों को अपने में समाते हुए देवप्रयाग पहुंचती हैं। और भागीरथी और अलकनंदा दोनों अपने अपने अलग अलग स्थलों से अनेकों ग्रामीण अनेकों हिमालयी नदियों को अपने में समेटे हुए देश की प्यास बुझाते हुए देश के किसानों, मजदूरों, देश के सामान्य जन को अपने स्वच्छ जल से उनकी प्यास बुझाते हुए उनको आशीर्वाद देते हैं। गंगा तुम ऐसे ही बहते हो और पूरे देश को जिंदा रखो, उसकी संस्कृति को आबाद रखो। देवप्रयाग में जो अलकनंदा नदी और भागीरथी मिलती हैं तो अलकनंदा निसंदेह बहुत बड़ी नदी है और उसमें 5 प्रयागों के बाद पानी की मात्रा भागीरथी की तुलना में बहुत अधिक होता है। जब तक गोमुख ही गंगा का स्रोत है इसका पता नहीं था तो लोग अलकनंदा का जो सतोपंथ ग्लेशियर है उसको ही गंगा का स्रोत मानते थे, क्योंकि बड़ी नदी अलकनंदा ही है। लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भागीरथी नदी का महत्व अधिक माना गया है।
और इसीलिए गोमुख से ही भागीरथी नदी निकलती है और उसको ही गंगा का स्रोत माना जाता है। अब रघुनाथ मंदिर में संगम के बाद ये गंगा नदी सीधे आगे बढ़ती है और व्यास घाट की तरफ प्रस्थान करती है। लगभग लगभग 30-35 किलोमीटर का सड़क मार्ग है, और नदी का मार्ग हो सकता है थोड़ा कम हो सकता है थोड़ा ज्यादा भी हो। यहाँ पर व्यास घाट एक बड़ा वो भी पौराणिक स्थल है, और ऐसा कहा जाता है कि महर्षि व्यास ने वहां पर अपनी तपस्या की थी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि व्यास घाट में गंगा का पहला संगम होता है, यानी कि गंगा नदी बनने के बाद देवप्रयाग से उसका पहला जो संगम है वो नयार नदी के साथ में होता है। और जो भी इस संगम को देखेगा तो वैसे कह सकता है कि ये कोई संगम नहीं है, क्योंकि नयार गंगा के सामने, और गंगा का जो वैभवशाली रूप अ, व्यास घाट में दिखाई देता है उसके सामने बहुत छोटा है। उसको संगम कहना भी गलत होगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि नयार नदी अपने को गंगा नदी में विलीन कर देती है। अब व्यास घाट एक बेहद भौगोलिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण जगह है। जब गंगा देवप्रयाग से इधर आती है तो ऐसा लगता है कि पूरी पहाड़ी का परिक्रमा करके यहाँ पर आ रही है और एक कर्व लेती है। तो बहुत से लोग इस कर्व को ओम की शक्ल में देखते हैं और कहते हैं कि ये एक दो और स्थानों पर ऐसे कर्व हैं जिसको ओम का रूप बहुत सारे विशेषज्ञ मानते हैं। खैर ये पौराणिक चीजों की बात है, लेकिन व्यास घाट का अगर हम परिदृश्य देखें तो चारों तरफ गंगा जो है ऐसा लगता है जैसे गोलाई में घूम करके परिक्रमा कर रही है और फिर से आगे बढ़ती है। अब व्यास घाट में जो नयार नदी आती है वो सतपुली नामक स्थान से आती है। तो सतपुली पौड़ी गढ़वाल जिले का एक छोटा सी कस्बा है, घाटी में बसा हुआ है। और वहां पर नयार नदी जो है वो दूधातोली पर्वत श्रृंखला से आती है। वो रेन फेड रिवर है और नीचे से मतलब अपने आप जंगलों से निकली हुई नदी है। ऐसा नहीं है कि केवल वर्षाकालीन नदी है, वो 12 मासी नदी कहलाती है और बहुत महत्वपूर्ण नदी है इस क्षेत्र की है। तो दूधातोली से ये नदी निकल करके दो हिस्सों में अलग अलग जाती है। एक को पूर्वी नयार, दूसरे को पश्चिमी नयार कहते हैं। और दोनों नदियां जो हैं, दोनों धाराएं जो इसकी हैं, वो सतपुली से थोड़ा सी आगे एक पुल है, बांघाट का पुल, वहां पर मिल जाती हैं और फिर उसका पानी बड़ा हो जाता है। और वहां से अ, जो देवप्रयाग से पहले व्यास घाट नामक जो स्थान है जहाँ पर गंगा नदी में ये अपने को समाहित करती हैं, उसकी दूरी लगभग लगभग 28 से 30 किलोमीटर की है। अब हमेशा जो छोटी नदियां हैं वो असल में लोगों के ज्यादा करीब होती हैं, उनमें जैव विविधता अधिक होती है। और नयार नदी में भी जो है वो जैव विविधता बहुत अधिक है। गोल्डन महासीर जो बड़ी मछली होती है उसके लिए ये बहुत उपयुक्त नदी पाई जाती है, क्योंकि गंगा का पानी बहुत ठंडा होता है। उधर से नदियाँ मछलियाँ जो हैं हमेशा सर्दियों में कम से कम वो इस तरफ आती हैं, और उनको जो अधिक आर्द्र या गर्म वातावरण की जरूरत होती है जो नयार नदी में उनको मिलता है। नयार नदी सतपुली में बहुत उस सतपुली शहर जो आज है वो अ, पुराने शहर से बहुत बदल गया है। और ये नदियां जो भी छोटी दिखाई देती हैं जब अपने पूरे शबाब पे होती हैं या मानसून के दौरान ये नदियां बेहद ही विध्वंसक होती हैं। और इसके कारण से जो है शहरों के मानचित्र बदल जाते हैं। सतपुली शहर जो है अपने मूल स्थान से बहुत ज्यादा अलग हो चुका है आज, क्योंकि 14 सितंबर 1951 को नयार नदी में बादल फटने के बाद से एक बड़ी विध्वंसक बाढ़ आई थी, जिसने पूरे सतपुली
शहर को तबाह कर दिया था। उसका मार्केट, जो मुख्य बाजार था, वो बह गया। और वहां पर गढ़वाल मंडल ओनर्स लिमिटेड की बसें थी, लगभग 20 से अधिक, वो सब पानी में बह के चली गई। तो फिर उसके बाद से नदी ने अपना रुख बदला, और आज का जो सतपुली बाजार है वो नदी के बदलने के बाद से अपने को दोबारा से एडजस्ट किया है। तो नदी ने अपना रुख बदला, और इसके कारण से इसीलिए कहा जाता है कि नदियों के किनारे संस्कृतियां बसती हैं, बनती हैं और बिगड़ती हैं। और फिर सतपुली शहर से अ, बागघाट के पुल के बाद नयार नदी, जो संयुक्त नयार नदी है, वो अब आगे बढ़ती है और अपने को व्यास घाट के पास गंगा नदी में समाहित कर देती है। गंगा फिर व्यास घाट से आगे ऋषिकेश की ओर प्रस्थान करती है, और लक्ष्मण झूला, मुनि की रेती और ऋषिकेश के बाद फिर आगे बढ़ती है। तो हिमालय की गंगा में आज बस इतना ही। अगले अंक में हम आपके साथ ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला और मुनि की रेती में गंगा की वैभव को देखेंगे। तब तक के लिए हिमालय की गंगा को देखते रहें, और अपने साथियों को भी उसे देखने के लिए प्रेरित करें। आपके यदि कोई सवाल हैं तो हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हिमालय की गंगा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।